चलो मैं एक बार बता देती हूँ। राइट्स ऑफ माइनर इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, हमने उस दिन समझा था, इलेक्शन भी समझा था कि अगर वो अपने आप को इलेक्ट करता है कि मेरे को पार्टनर बनना है, तो वो पिछले पूरे राइट्स के लिए, पिछले पूरे लाइबिलिटीज के लिए लाइबल हो जाता है जब से वो बेनिफिट्स के लिए एडमिट हुआ था एज अ पार्टनर। ठीक है, और वो खुद को इलेक्ट नहीं करता है तो आगे वो किसी भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं होता है। ठीक है, लाइबिलिटी शेयर इन द लाइबिलिटी और पर्सनल लाइबिलिटी, ये रीड कर लिया? नहीं किया? ठीक है, हिज शेयर इन लाइबिलिटी, अब जिन आधों ने नहीं किया, आधों ने किया है तो मैं बता देती हूँ। A minor partner's liability is confined only to the extent his share in the firm. तो उसकी liability कितनी होती है? जितना उसका शेयर होता है। Provides that minor share is liable for the acts of the firm. मतलब कि जितना उसका शेयर है, अगर उसमें लाइबिलिटी आ रही है तो वो एक्ट्स ऑफ द फर्म के हिसाब से तो वो उतना लाइबल है। बट अ माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल इन एनी सच एक्ट। इसका मतलब है कि पूरी फर्म लाइबल होगी। उसने कोई एक्ट किया है, पूरी फर्म लाइबल होगी, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। मतलब उसका शेयर है जैसे 2%, तो 2% का ही लाएगा, उससे ज्यादा आप उससे मत मांगना। ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटीज व्हेन अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, तो फिर पिछले सारे एक्ट्स के लिए वो लाइबल हो जाएगा जब से वो एडमिट हुआ था। ये इलेक्शन हमने पढ़ लिया था, इफ ही बिकेम्स और इफ ही इलेक्ट्स हिमसेल्फ और इफ ही डज नॉट इलेक्ट्स। वो डायग्राम दे दूंगी फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये दोनों पढ़ लिया तुमने, राइट्स। रिलेशन ऑफ अ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज, इसमें देखो पार्टनर्स एज एजेंट हमने देखा था, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है और प्रिंसिपल होता है। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म and of other partners for the purpose of business of the firm. In case of partnership, each partner is a principal and each one is an agent of other partners. A partner is a partnership, और फिर है कि a partner is both a principal and एजेंट, दोनों होते हैं प्रिंसिपल एजेंट, एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, फर्म के भी एजेंट होते हैं। इनके जो एक्ट्स है वो लाइबल होते हैं सबको। ठीक है, इन इन अगर एक पर्सन ने प्रॉफिट कमाया तो वो भी सब में बटेगा। Thus, the general law of agency is incorporated into the law of partnership. The law of partnership is often regarded as a branch of law of agency, क्योंकि हमने सबसे पहले essential देखा था कि true test of mutual agency होती है पार्टनरशिप में। अब the acts of every partner who does any act for partnership is who act for carrying on in a usually of business of kind of carried of a firm bind the firm and his partners unless, मतलब कि एक पार्टनर ने कोई एक्ट किया उससे फर्म भी बाइंड होगी, मतलब वो फर्म को भी मानना पड़ेगा और फिर सारे पार्टनर्स को भी। लेकिन कब? द पार्टनर हैज सो एक्टिंग हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द फर्म इन द मैटर। अगर आपके अग्रीमेंट में लिखा है कि इस पार्टनर के पास ये वाली अथॉरिटी नहीं है, जैसे बैंक से लोन लेना, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि बैंक से लोन लेने का काम सिर्फ बी करेगा, तो अब वो अगर सी ने कर दिया तो तब वो बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि डीड में क्या लिखा था कि सिर्फ बी को हमने ऑथराइज किया बैंक से लोन लेने के लिए। द पर्सन विथ हुम ही इज डीलिंग नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, यानी बैंक को पता है भाई डीड में कहीं आपका नाम ही नहीं लिखा, आप ये वाली डील नहीं कर सकते, तो फिर बाइंडिंग नहीं होगा। डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर, अब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि कोई और पर्सन है, उसको पता ही नहीं कि ये भी पार्टनर है और वो बिलीव भी नहीं कर पा रहा है, तो तब हम बोल देंगे कि हम बाइंडिंग नहीं ठहराएंगे बाकी सबको, क्योंकि जिससे साथ आप डील कर रहे हो उसको लगता है कि ये पार्टनर नहीं है। तो आप पहले प्रूफ कर दो डीड दिखा के, तो सामने वाला मानने लगेगा कि आप पार्टनर हो, तो फिर आप बाइंडिंग ठहरा सकते हो सबको। अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, दो तरह की अथॉरिटी होती है इनके पास, एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि उसके पास अथॉरिटी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसका हम बाइंड नहीं करेंगे। तो कुछ एक्सप्रेस अथॉरिटीज होती है जो आप बोल के देते हो और कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती है। अब जनरली अब देख लो एक बार, अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन, मतलब आपने लिख के दे दी डीड में या बोल के दे दी कि इस पर्सन के पास ये अथॉरिटी, तो वो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो जाएगी। द फर्म इज बाउंड बाय ऑल द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन विद इन द स्कोप ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी इवन इफ द एक्ट्स आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इसका मतलब है जैसे कोई बात होती है जो डीड में नहीं लिखी है, ठीक है, अब आपने एक
पार्टनर है आपका, उसको अथॉरिटी दी। अब डीड में हर बात नहीं लिखी है, कुछ बातें लिखी है कि बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप लोगों सारे पार्टनर से मीटिंग की, बिजनेस मीटिंग की, और एक पर्सन को अथॉरिटी दे दी कि ये वाली लैंड ना तेरे को बेचनी है, तू फॉर द पार्टनरशिप फर्म इज द एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ दिस लैंड। ठीक है, अब ये डीड में एक एक लाइन तो लिखेंगे नहीं हम कि लैंड बेचने के लिए बी को हमने ऑथोराइज किया, ये हमने बोल दिया। ठीक है, तो अब बोल दिया है तो अब ये चीज बाइंडिंग रहेगी इवन इफ डीड में नहीं लिखी है तो भी। ठीक है, मतलब डीड में ये लाइन नहीं लिखी थी कि बी ऑथराइज्ड है लैंड बेचने के लिए, बट क्योंकि मीटिंग हुई, मीटिंग में डिस्कस हुआ कि हमारे पास जो न्यू लैंड आई है वो बी ऑथराइज्ड है बेचने के लिए एज एन एजेंट, तो फिर वो चीज हम मान लेंगे कि एक्सप्रेस अथॉरिटी है। ठीक है, अब इम्प्लाइड अथॉरिटी, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज ऑब्स्टेंसिबल और अपेरेंट अथॉरिटी, यानी कि आपको पहले से ही मिलेगी। इम्प्लाइड तो हमको पता ही है कि यार ये तो हम मान लेते हैं कि आपके पास ये इतनी अथॉरिटी तो है ही है। कुछ ऐसी अथॉरिटीज है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं होती है, वो नीचे मेंशन है। तो क्या कवर होती है, उसमें लिखा है द एक्ट डन मस्ट रिलेट टू नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। जैसे कि कोई दुकान आया है, दो पार्टनर्स बैठे हैं, उसने बोला ये माल चाहिए, ये ले लो, इतना करना हम इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं कि यार दो पार्टनर्स बैठे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। या फिर कोई अपना स्टॉक लेके आया कि आप ये वाला स्टॉक अपनी शॉप में रखोगे, तो उसने परमिट किया कि ठीक है ये तो हम रखते हैं, आप और दे दो। तो इतना नॉर्मल बिजनेस में जो हमारा चलता है और रूटीन बिजनेस में अगर कुछ आप करते हो तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ जाता है कि ठीक है इतनी अथॉरिटी आपके पास है। द एक्ट मस्ट बी डन इन यूजुअल वे और द एक्ट मस्ट बी डन इन नेम ऑफ द फर्म। ये जो नॉर्मल बिजनेस में हमें पता है कि पार्टनर्स है तो इतनी अथॉरिटी तो होगी, एज पर डीड भी डिस्क्राइब्ड रहती हैं, कुछ ड्यूटीज कुछ राइट्स। तो अगर आप वो यूजुअल वे में या नॉर्मल बिजनेस में या फर्म के नाम पे कर रहे हो तो इतना हम अप्लाइड अथॉरिटी में कवर कर लेते हैं। अब उनने ये तीन चीजें दे दी कि कर लेते हैं, ये बहुत मेजर चीज है क्योंकि यूजुअल वे और नॉर्मल वे और इन द नेम ऑफ द फर्म में बहुत कुछ कवर हो सकता है। तो एक्ट में क्लियरली बता दिया इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या हम कवर नहीं करेंगे। तो बाइंड नहीं करेगा ना, हमने ये पढ़ा अनलेस मतलब ये तीन चीजें, बाकी टाइम आप बाइंड करोगे अनलेस जब वो नहीं मानेगा कि आप पार्टनर हो, जब आप प्रूफ नहीं कर सकते, जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अनलेस वो यही है इंटरप्रिटेशन। दिस इज, ये तुम लोगों को सीखना है कि उल्टा लिखते हैं इन लोग, कहीं पे भी एटलीस्ट नहीं लिखते हैं, लेस देन मोर देन ऐसे लिखते हैं। लॉ का मेन बस यही है, इजी होता है पर घुमा के लिखते हैं इसलिए सबको डाउट होता है। कॉमा फुल स्टॉप ये जो हमारी बेसिक इंग्लिश आती है ना वो यहाँ अप्लाई होने लगती है। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या आता है और क्या नहीं आता है, पहले हम देखते हैं क्या नहीं आता है। ठीक है, एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ट्रेड और कॉन्ट्री द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू, मतलब वो क्या नहीं कर सकता, पहला कोई डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता बिना सबसे पूछे। ठीक है, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अ बिजनेस ऑफ अ फर्म टू आर्बिट्रेशन, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे फर्म के बिहाफ में आप एक बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता, आपको अथॉरिटी देंगे तो आप कर सकते हो, मतलब एक्सप्रेस में। फिर कॉम्प्रोमाइज और रिलिंग्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म, यानी फर्म को कोई पैसे लेने थे, आपने बोला जाने दे यार कोई बात नहीं चल जाएगा, तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फिर विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब एक ऑलरेडी आपका केस चल था, आपने जाके बोल दिया हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो आप बीइंग पार्टनर पार्टनरशिप के बिहाफ में ये सब नहीं कर सकते। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन द सूट और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फर्म, आप गए हो अपियर हुए और एडमिट कर लेते हो हाँ हम लाइबल हैं इस चीज के लिए, हमारी गलती है, तो आप बिना पार्टनरशिप अथॉरिटी के ये काम नहीं कर सकते। फिर अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में एक और पार्टनरशिप में जाके आप एंटर हो रहे हो तो आप नहीं कर सकते, अपनी फर्म के लिए ये सब काम आप नहीं कर सकते, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कवर नहीं होता। क्या नहीं होता, डिस्प्यूट, बैंक अकाउंट, फिर लाइबिलिटी के लिए एक्सेप्ट कर लेना या फिर कोई सूट विड्रॉ कर लेना, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, कोई क्लेम को एक्सेप्ट कर देना मतलब कॉम्प्रोमाइज या रिलिंग्विश कर देना, कोई और पार्टनरशिप में एंटर हो जाना, ये काम हम नहीं कर सकते। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर में आता है, ठीक है, सेलिंग फर्म्स गुड,
आप बेच दो, परचेज कर लो गुड्स, ठीक है। बाय एक्सेप्टिंग एनी पेमेंट ऑफ डेट ड्यू टू द फर्म, कोई पैसे देने आया, बोले आप पार्टनर हो, हाँ है, पैसे ले सकते हो आप। बाय एंगेजिंग एंड डिस्चार्जिंग एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकते हो या उनको डिस्चार्ज कर सकते, निकाल सकते हो। इन अ ट्रेडिंग फर्म वन विच कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, अ पार्टनर हैज एडिशनल फॉलोइंग पार्ट, मतलब जहां पे दुकानदारी होती है तो वहां पे टू बोरो मनी ऑन फर्म्स क्रेडिट एंड टू प्लेज फर्म्स गुड फॉर द पर्पस। तो आप पैसा बोरो कर सकते हो, अपने नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, पैसा बोरो कर सकते हो, ठीक है, क्रेडिट पे ले सकते हो और उनको प्लेज पे रख सकते हो अपना स्टॉक। एक्सेप्ट मेक और इशू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द फर्म नेम्स, ऑब्वियसली कोई भी चेक साइन कर सकता है उस चीज के लिए पार्टनर, कोई भी पार्टनर। टू एम्प्लॉय अ सॉलिसिटर और अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी कोई एडवोकेट आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देख लिया एक्सप्रेस, दो टाइप की अथॉरिटीज होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस स्पोकन रिटन होती हैं और इम्प्लाइड में बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब आ जाओ एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स लाइबिलिटी, भैया वहां उनकी लाइबिलिटी कब तक है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उतना, या फिर जितना, इसमें ना बहुत सारी चीजें, मैं तुम लोगों को एक स्टोरी लाइन बताती हूँ। जैसे तुम दोनों पार्टनर्स हो, फर्म ए फर्म बी, फर्म ए और बी मिलके तुम सारे पार्टनर्स हो, ठीक है। अब क्या होता है, सबने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है पार्टनरशिप में, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तुम्हारी फर्म बंद होने आ गई, लॉस में जा रहे हो, ठीक है। तो तुम सब, अब तुम सबने लोन लिया होगा, स्टॉक खरीदा होगा, सबको पे करना है, क्रेडिटर्स को, जिनसे माल लिया उन सबको। तो अब तुम सब मिलके अपना अपना शेयर रखोगे लाके कि भाई हमारा इतना शेयर था, ये ले लो। तुम सबने पे ऑफ किया, उसके बाद भी कुछ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब तुम सब में कुछ होगा जिनके पास घर पे पैसा होगा, कुछ होगा जो पूरी तरह से बैकड्रॉप हो गए क्योंकि तुम्हारा पैसा सिर्फ पार्टनरशिप से आता था। तो जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं उनसे आप पैसा नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं देने के लिए। तो बाकी लोग अपने अपने शेयर का पैसा और उसके शेयर का भी पैसा मिलके देंगे, ठीक है, सब में डिवाइड होगा। प्लस इंसॉल्वेंट को फिर प्रॉफिट भी नहीं दोगे, फिर उसका प्रॉफिट आप सब डिवाइड करो कि जब वो पैसा दे नहीं सकता तो ले भी क्यों सकता है, ठीक है। अब अगर क्या पता कुछ ऐसा होता है कि एसेट्स बिकते हैं, प्रॉपर्टीज बिकती हैं, तो अब अगर बचता है वो सब, तो आप लोग पूरा इसमें पूरा वो दिया है कि पहले किसको पे होगा, सब क्रेडिटर्स को पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो आप सब में आपके पार्टनरशिप के शेयर के हिसाब से आप पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस इतना ही होता है, ये सब हमको पता है कि अगर दो पार्टनर्स होते हैं तो क्या, तो वही चीज लॉ में लिखी है, तो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इट इज हाउएवर ओपन टू पार्टनर्स बाय मीन्स ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सटेंड और लिमिट द एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बट थर्ड पार्टीज विल बाउंड बाय सच लिमिटेशन ओनली व्हेन दे हैव नोटिस ऑफ कर्टेलमेंट। क्या इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितने तक एक्सटेंड होगी, एक तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कवर हो गई, ठीक है, कि आप इतने इतने चीजें कर सकते हो, इतनी इतनी चीजें नहीं कर सकते। पर ये उल्टा चलता है क्योंकि थर्ड पर्सन क्या सोचता है कि सारे पार्टनर्स लाइबल है, ठीक है, उसको नहीं ध्यान देना किसने कितना शेयर दिया, हम बताते भी नहीं है लोगों को कि किसका पार्टनरशिप में कितना शेयर देना। देखो नीचे एक्सप्लेन किया है वही चीज, all partners are liable jointly or separately for all acts omission binding on the firm including liabilities arising from the contracts as well as टॉर्च, यानी कोई आप गलती भी करते हो, कोई लाइबिलिटी भी क्रिएट करते हो, तो सारे पार्टनर्स सेपरेटली यानी अपने अपने शेयर के हिसाब से जॉइंटली लाइबल होते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एक्ट, बट in order that an act done may be an act of the firm, therefore binding on the firm, it is necessary that the partner doing the act on behalf of the must have done the act in the name of the firm on behalf of the firm and not his personal कैपेसिटी। एन एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इस ये लाइन क्यों दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि जैसे कोई पार्टनर ने कोई एक्ट किया है तो अगर पर्सनल कैपेसिटी में किया होगा, अपने लिए किया होगा, तो उसमें हम बाइंड नहीं कराएंगे। आपने फर्म के नाम पे किया है, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म कोई एक्ट किया और फिर पता चल रहा है कि वहां आप लोग लाइबल हो, तो सारे पार्टनर उसके लिए लाइबल हो जाएंगे। अब लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर टॉर्च, लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर। देखो टॉर्च यानी क्या, सिविल रॉन्ग, किसी को आप इंजरी और हार्म पहुंचा रहे हो, तो अगर आप ये कर रहे हो तो सारे पार्टनर उस चीज के लिए लाइबल होंगे। इनकमिंग पार्टनर, ऑलरेडी तुम सब पार्टनर्स थे, मैं एंटर हुई, तो क्या तुम्हारे एक्ट्स के लिए मैं लाइबल हूं? नहीं, अब जो तुम एक्ट करोगे उसके लिए मैं लाइबल होंगी और जितना कॉन्ट्रीब्यूशन में ला रही हूँ उतने के लिए ही मैं लाइबल रहूंगी। रिटायरमेंट पार्टनर, अगर तुम में से कोई एक रिटायर हो रहा है तो उसको क्या हर एक्ट के लिए लाइबल ठहराओगे? जब वो पार्टनरशिप में था उस एक्ट के लिए वो बाद में भी लाइबल रहेगा क्योंकि वो जा चुका है, पर तब वो एक्ट उसी ने करवाया था क्योंकि वो जब वो पार्टनर
था, और प्लस वो एक बार चला गया, उसके बाद जो भी तुम एक्ट कर रहे हो तो उसके लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं, बोलो। हाँ, नॉमिनल पार्टनर नहीं था। Every partner is liable for negligence and fraud of other partners in course of management of the business. A partner charges the firm if he acts as an agent for it. The firm is simply liable when the partners commit a tort with authority of his co-partners. मतलब अगर कोई इंजरी और हाँ आप किसी और थर्ड पर्सन को पहुंचा रहे हो और आपको पता है कि आपके पास अथॉरिटी थी फ्रॉम योर को पार्टनर्स, तो आप उसको लाइबल ठहराओगे और अथॉरिटी देने वाले भी सब मिलके लाइबल हो जाएंगे। फिर इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर द डेट इनकर्ड बिफोर ही जॉइन द फर्म। ठीक है, पहले जितना लोन था उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। Incoming partner may, however, assume liability of the past debt by novation by tripartite agreement between। अब वो आके अग्रीमेंट करता है अगर कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूशन कम ला रहा हूँ, पर इससे पहले तुमने जितना जितना पैसा लिया है ना उसमें मैं लाइबल रहूंगा, तो आप उसको लाइबल ठहरा देते हो। तो आपका अगर पहले कोई अग्रीमेंट था किसी क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, द पार्टनर्स एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द डेट वाज इनकर्ड एंड द इनकमिंग पार्टनर, इन तीनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया, तीनों ने साइन किया है कि भाई मैं अब हर चीज के लिए लाइबल होऊंगा, तो फिर वो पर्सन क्या हो जाता है, लाइबल हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी डीड है, ठीक है, अब डीड क्या होता है, तुम्हें नया पार्टनर, तुम क्या बार बार डीड बनाते हो, क्या करते हो, तुम उस डीड के पीछे एक सप्लीमेंट अग्रीमेंट लगाते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। पहला होता है इनिशियल अग्रीमेंट, जो तुम्हारी डीड होती है उसके उसमें सारे पार्टनर्स होते हैं, फिर जैसे इनकमिंग आता है तो एक सप्लीमेंट अग्रीमेंट लगता है, या फिर कोई जाता है, रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो वो भी साइन करता है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो एक और सप्लीमेंट अग्रीमेंट लगता है। ठीक है, वो सप्लीमेंट अग्रीमेंट में होता है कि जितने डीड वाले पॉइंट्स है वो एज इट इज आएंगे, प्लस दिस पार्टनर इज इनकमिंग पार्टनर, उसका शेयर इतना है, उसका कंट्रीब्यूशन इतना है, और फिर साइन हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, डेथ और इंसॉल्वेंसी, भैया कोई मर गया है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके बाद उसको लाइबल आप मत ठहराओ। द एस्टेट ऑफ द पार्टनर हु डाइज और बिकम इंस्टॉलमेंट इज नॉट लाइबल फॉर पार्टनरशिप डेट कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द डेट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी। जब तुम्हारी इंसॉल्वेंसी उसके बाद कुछ और चीज आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उस पर्सन को लाइबल मत करो, सेम डेथ के केस में। इट विल हाउएवर बी लाइबल फॉर द डेथ्स इनकर्ड बिफोर द डेथ और इंसॉल्वेंसी। अब आ जाता है डिसोल्यूशन। हमने डिसोल्यूशन उस दिन थोड़ा बहुत समझा था, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस समझा था। क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म का डिफरेंस? अच्छा, कौन सी चीज बड़ी है? फर्म बड़ी है। ठीक है, अगर दो तुम सब पार्टनर्स हो, तुम सब में से चार पार्टनर्स बोल रहे हैं हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, चार पार्टनर्स बोल रहे हैं हम अपनी पार्टनरशिप कर रहे हैं, और दो ही बच रहे हो, तो ये हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि इतने सारे लोगों ने मिलके चालू की थी, चार ने छोड़ा, चार ने बोला हम न्यू चालू कर रहे हैं, दो ही बच रहे हैं, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दो चाहे तो फ्रेश अग्रीमेंट करके फ्रेश नाम से या सेम नाम से वो पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते। अगर तुम सब अपना बिजनेस बंद करके एसेट्स बेच के लॉसेस और प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, तो इसको होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब पार्टनरशिप नहीं, जब एक दो पार्टनर्स जाने की बात करते हैं या छोड़ने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और पूरी फर्म बंद करने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इस एक्ट में दो ही बातें बोली गई हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन वेयर देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, इट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वेयर देयर इज एक्सटेंशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सम पार्टनर्स, ठीक है, ओनली देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनर्स के बीच में कुछ होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और पूरी फर्म खत्म करने की बात करते हैं तो हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म नीचे एक्सप्लेन किया, पॉइंट्स देख लेते हैं कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती तो क्या होता है। बाय द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म फॉर विच द पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड। हमने दो टाइप की पार्टनरशिप पढ़ी है, विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है उसमें फिक्स्ड पीरियड होता है, तो अब वो फिक्स पीरियड खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। कंप्लीशन ऑफ एन एडवेंचर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये सब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और फर्म में क्या होता है, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, बाय बिजनेस बिकमिंग इलीगल, या बाय नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। तो जब आप मिलकर डिसाइड करते हो कि हमें सबको छोड़ना है, यानी एक का रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, ये नहीं, जब सबने बोल दिया कि हमें छोड़ना है, बंद करना है बिजनेस, तब बिजनेस इलीगल हो गया तब, या फिर कोई नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, यानी आपने कोर्ट में दिया है कि हमको डिसॉल्व होना है। डिसोल्यूशन
एक है बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स बट वन, मतलब एक हो गया बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए। पार्टनरशिप का पहला रूल है कि 2 पार्टनर्स होने चाहिए एटलीस्ट, सब इंसॉल्वेंट हो गए, एक ही बचा है, तो फिर कोई और पार्टनर है ही नहीं, तो फिर अब पूरी फर्म का ही डिसॉल्व होगा ना। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स नहीं बचे और एक पार्टनर कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होने चाहिए, तब हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। अब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म थ्रू कोर्ट, तो अनलाइक पार्टनरशिप एट विल, उसमें क्या होता है विल में कि टाइम फिक्स पीरियड नहीं होता है। द पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बाय अ notice. It could not be dissolved by court in a suit by a partner. Though remedy of dissolution by suit is available in case all kinds of partnership, it is so practical importance in case of partnership for a fixed period. जब फिक्स पीरियड के लिए होता है ना, बीच में आपको तोड़नी है। अब फिक्स पीरियड है तो पता है कि भाई इतने सालों में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, बट उसके पहले ही आपको डिसॉल्व करनी है, तो आप कोर्ट जाओ, अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व कराओ। कोर्ट तब जाते हो आप जब आपकी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, तब आप ये सब मैटर करते हो ना कोर्ट वोट जाने का। तो फिक्स पीरियड के पहले ही डिसॉल्व करनी तो कोर्ट जाके करो। विल में तो ऐसा होता ही नहीं है, विल में तो कुछ फिक्स है ही नहीं, चलती रहती है, तो उसको हम नहीं बोल रहे हैं कि कोर्ट में आके डिसॉल्व कराओ। वेयर अ पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड, तब कोर्ट आ जाओ। परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर अफेक्टिंग अ बिजनेस, मिसकंडक्ट यानी कुछ गलत उसने काम कर दिया है तो इसलिए। परसिस्टेंट डिसरिगार्ड ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट बाय अ पार्टनर, परसिस्टेंट मतलब कंप्लीटली कोई पर्सन इग्नोर कर रहा है, बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ रॉन्ग चीजों में ही और कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है पार्टनरशिप के रूल्स डीड्स की जो बातें उल्टा उल्टा करते जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट डिसरिगार्ड, यानी कंटिन्यूसली कोई आपको ये चीज कर रहा है, एक बार नहीं बार बार कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और जो डीड में लिखा है उसका उल्टा कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और अ शेयर बाय अ पार्टनर, बिजनेस वर्किंग एट लॉस और वेयर जस्ट एंड इक्विटेबल। ये पॉइंट्स बस एज इट इज याद कर लेना कि भाई कोर्ट इन इन बातों पे आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इनको नीचे एक्सप्लेन किया। अभी हम पार्टनरशिप के एक बार वापस क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अब इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ना स्टोरी लाइन, कि अगर डिसोल्यूशन होता है तो लाइबिलिटी का क्या होगा, बढ़ जाएगी नहीं बटेगी। वो है जब फर्म आपकी बंद हो जाती है उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं तो पार्टनर्स तभी भी ऑथराइज रहते हैं। द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स टू बाइंड द फर्म कंटिन्यू सो लॉन्ग इट इज नेसेसरी टू बाइंड अप अ बिजनेस, खत्म करते करते वो उस एक्ट के लिए बाइंड और लाइबल और प्लस अथॉरिटी उनको रहती है। प्रोवाइडेड दैट द फर्म इज इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टनर हु हैज बीन adjured और एंड इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। अब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो बोल रहे हैं कि आप बाकी लोगों को लाइबल मत ठहराना, उसके एक्ट्स के लिए माइंड मत कराना, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसके बाद इंसॉल्वेंट होने के बाद अनलेस अगर होल्डिंग आउट वाला रूल एप्लीकेबल है। होल्डिंग आउट वाले रूल में क्या होता है कि वो अपने आप को स्टिल ठहराता है कि मैं पार्टनर हूं, तो हम देखते हैं कि जब वो कोई अपने आप को होल्डिंग आउट, तो उसके एक्ट्स के लिए भी हम लाइबल होते हैं और वो भी लाइबल होता है। ठीक है, तो तब आप नहीं बोल सकते कि हम इसके एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि उसने होल्डिंग आउट वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। ऑल्सो ईच पार्टनर हैज एन इक्विटेबल लीन ओवर द फर्म्स एसेट्स एंटाइटलिंग हिम टू हैव देम अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेथ, मतलब कि जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसमें सबका लीन है, मतलब सब ऑथराइज, सबके पास ऑथोरिटी है टू होल्ड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जब फर्म की डेट पे करने की बात आती है तो आप वही प्रॉपर्टी, सबका लीन है उसके बाद भी आप वही प्रॉपर्टीज यूज करोगे सारे डेट्स पे ऑफ करने के लिए। एंड इन द पार्ट पेमेंट वॉट एवर ड्यू टू पार्टनर, मतलब कि पेमेंट कोई पार्टनर को करनी है या डेट्स पे करने, तो आप वो लीन वाली प्रॉपर्टीज छुड़वाओगे, उसमें से पैसे निकलवाओगे और इन सबको पे करोगे। द लीन कैन बी एनफोर्स बाय इंजंक्शन फोरबिडिंग अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि आप फोरबिडिंग मतलब रोकना, ठीक है, तो आप इसको कहीं इंक्लूड करके, इंजंक्शन मतलब इंक्लूड, ठीक है, तो आप उसको वहां से एनफोर्स करके भी उसको, मतलब अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा बाकी जगह यूज कर सकते हो। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जैसे पार्टनर्स के बीच में कंट्रीब्यूशन है 50-50 और आप उसको बोल रहे हो कि यार मैंने यहाँ पैसे लगाए थे तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो उसने बोला ठीक है ये लीन वाली प्रॉपर्टी तेको मिल जाएगा। अब दूसरे पार्टनर तो कहीं पैसे नहीं लगाए, तो उसको उस चीज का पैसा ना देके आपको जहां डेट्स पे करना है आप वो करो। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा कि सारी प्रॉपर्टीज का आपने 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डेट्स को पे नहीं किया, ठीक है, तो आप वो ना करके प्रॉपरली जिसको जिसका पैसा मिलना चाहिए उस प्रॉपर्टी से एसेट से पे
कर दो। यहाँ पे हम बस बताना चाहते हैं कि पार्टनरशिप जब वाइंड अप होती है तब तक भी पार्टनर्स के पास अथॉरिटी होती है, जब तक वो वाइंड अप नहीं हो जाती। वाइंड अप तब हो जाएगी जब सबको पेमेंट हो जाएगी। कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी ऑफ partners, the partners continue liable to outsiders for the act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution unless a public notice is given of the dissolution। अब क्या हुआ, आपकी पार्टनरशिप बंद हो रही है, आपने दुनिया को बताया ही नहीं कि बंद हो रही है, रजिस्टर्ड है, पब्लिक नोटिस दिया नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे चलते हैं, ठीक है। तो आपने दुनिया को बताया ही नहीं कि आप बंद हो रहे हो, तो अब थर्ड पार्टी को लगेगा कि अभी तक चालू है, हमारा पैसा तो मिला नहीं, हमसे तो स्टॉक लिया गया था, अभी तक उस चीज का पैसा नहीं। तो वो कंटिन्यू आपको लाइबल ठहराता रहेगा सबको, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म आपने वो किया था। तो आप सब कंटिन्यूली लाइबल रहोगे टू दैट आउटसाइडर जिसको क्या ओवरऑल पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं। अब आपने डिसॉल्व हो गया, आपने न्यूज़पेपर में डाल दिया कि हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में पहुंच गए, ये देखो कोर्ट का ऑर्डर, हम इस डेट से डिसॉल्व है। अब मैं उचक के बिंग आउटसाइडर नहीं बोल सकती कि मेरा पैसा कहाँ है ये वो, क्योंकि आपने पब्लिक नोटिस दिया था, आपने अपने सारे डेट्स पे कर रखे हैं, एक आध जो रह गया है उसको भी पब्लिक नोटिस मिल गया था, ठीक है। अब राइट टू रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम, इनका इनकमिंग पार्टनर्स कुछ प्रीमियम लाते हैं या मांगते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट रहता है जब वो एंटर होते हैं, तो उसको रिटर्न कर, उसका वो पैसा वापस लेने का राइट है, अनलेस एक बात लिखी है, टू बाय एंट्री इनटू एन एग्जिस्टिंग अ न्यू पार्टनर समटाइम हैज टू पे अ प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन एडिशनल टू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ capital on dissolution is entitled to demand the return of a proportion of the premium if the partnership was a fixed term। ठीक है, फिक्स टर्म से थी तो आपने बोला कि मैंने ये जो प्रीमियम दिया था वो मुझे वापस दे दो, उतना प्रपोर्शन आज की डेट के हिसाब से जितना प्रपोर्शन बनता है उतना before the expiry of that term unless dissolution was caused by agreement, misconduct of a party seeking return of a premium या death of a partner। unless dissolution unless का मतलब हो जाता है कि अगर ये तीन चीजें हो रही हैं तो वो नहीं मांग सकता, ठीक है। अगर आपका डिसोल्यूशन अग्रीमेंट में हो रहा है, मतलब इनकमिंग पार्टनर ने साइन किया है कि भाई ठीक है डिसॉल्व कर दो फिक्स पीरियड से पहले, तो वो प्रीमियम नहीं मांगेगा। अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया है, वही पर्सन ने जो इनकमिंग पार्टनर है खुद ही ने जो रिटर्न मांग रहा है, उसी ने पार्टनरशिप में मिसकंडक्ट किया है, तो वो अपना प्रीमियम नहीं मांग सकता। और लास्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी की डेथ की वजह से अगर हो रहा है तो भाई प्रीमियम मांगने मत आओ। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब जितने लॉसेस हैं, जितनी भी डेफिशिएंसीज है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पर आप पहले कैसे पे करते हो, किस ऑर्डर में पे करते हो, देखो बी पॉइंट में लिखा है, ऊपर तो लिखा है लॉसेस और ये वो उनके उनके प्रोपोर्शंस में आप पे ऑफ करोगे। अब बी पॉइंट में लिखा है किस ऑर्डर में आप पे ऑफ करोगे। सबसे पहले आउटसाइड क्रेडिटर्स को दोगे, ठीक है, फिर देखो रीपेइंग एडवांस मेड बाय द पार्टनर्स, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल पार्टनर्स लेके आए थे, फिर इन रीपेइंग कैपिटल टू पार्टनर्स, किसी ने एडवांस दिया होगा, किसी ने नॉर्मल कैपिटल दिया लोन, फिर अल्टीमेट रेसिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रपोर्शन इन विच द प्रॉफिट्स आर डिविजिबल। ये जब आपकी कंपनी के पास बहुत पैसा है, आपकी पार्टनरशिप के पास बहुत पैसा है, तो आप आउटसाइडर्स को दे दो, तुम कितना एडवांस लाए थे उसको दे दो, तुम कितना कैपिटल लाए थे उसको दे दो, और बचा कुचा सब डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने अपने शेयर्स में, ठीक है। अब where the assets are not sufficient, the partners have to bear the loss in equal shares after they have contributed their share of a deficiency and they will be paid ratably the amount due to them by way of their कैपिटल। अब एसेट्स ही नहीं है तो वो उतना उतना अपना अपना लेवल का कंट्रीब्यूशन किसको करना है, पार्टनर्स को, उसके हिसाब से वो लोग फिर और पैसा लाके बाकी सारे चीजों को पे ऑफ करेंगे। ऑर्डर क्या है, पहले क्रेडिटर्स को, अब क्रेडिटर्स को पे करने गए, एक क्रेडिटर रह गया, तो भाई पार्टनर्स पैसा दो और उस क्रेडिटर को पैसा भरो, ठीक है, अपने अपने रेट पे। लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स इन केस आउटसाइडर्स को इक्वली। फिर आपके पास जैसे वो आया आपसे पैसे मांगने, ठीक है, आप बोलोगे हमारी तो फर्म डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, तो वो कोर्ट जाएगा कि इनसे पैसे लेना था, तो आपका पब्लिक नोटिस आपको हेल्प करेगा। भाई हमने पब्लिक नोटिस दे रखा था। कई बार क्या होता है, हमने कितना बड़ा बिजनेस किया है कि हमें हमारे क्रेडिटर्स लिस्ट में मिले, इसमें लिक्विडेटर नहीं आता है कि चेक करेगा कि किस किस को पे हुआ है कि नहीं, ठीक है, आपने खुद ने अपनी बैलेंस शीट में देखा क्रेडिटर्स कितने कितने नाम है, सबको पे करते गए।
हो सकता है एक मिस हो गया, आपने बाकियों को किया है तो एक को क्यों छोड़ोगे। अब वो आया कोर्ट में, तो आप कोर्ट में प्रूफ करोगे हमने पब्लिक नोटिस दिया था, तो वो उतना राइट तब आपके साइड आ जाएगा, कि आपके फेवर में आ जाएगा कि आपने पब्लिक नोटिस दिया था भाई हम डिसॉल्व हो रहे हैं, अब तुम इतने सालों बाद हमसे पैसा मांगने आए तो हम नहीं देंगे, हम तो हैं भी नहीं, हमें पता भी नहीं बाकी पार्टनर्स कहाँ है। ठीक है, उसने एक आध पार्टनर को कांटेक्ट किया, अब तो डिसॉल्व हो गई ना, आप कहाँ ढूंढोगे बाकी पार्टनर्स को, शेयर कहाँ से पकड़ोगे, कहाँ से लाओगे कि अपना अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन दो उस आउटसाइडर को, तो आपने पब्लिक नोटिस दिया था तो आप बच जाते हो। तो इसलिए अनलेस वो डाल दिया कि अगर पार्टनर्स पब्लिक नोटिस दे देते हैं तो भाई फिर उन पार्टनर्स को, उन आउटसाइडर्स को न्यूज मिल गई है कि हम डिसॉल्व हो गए, तो आप पैसा लेने आ जाओ। अब ये ना पूरा नेगेटिव सेंस में मत लेना, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में कि आपने सबको पे किया, एक आध रह गया तो उसको पब्लिक नोटिस होना चाहिए था कि हम रह, वो रह गया, वो आके मांग सकता है, वो इतने सालों बाद आके पैसा आपसे नहीं मांग सकता। In case partner is insolvent and not able to contribute toward deficiency, the principal laid down in case of the, देखो इस क्या होता है, मैंने बोला एक पार्टनर लाइबल हो गया तो उस बेचारे से पैसे मत लेना, तो वही लिखा है, the solvent partners will contribute only their share of deficiency in cash. The available assets should be distributed among the solvent partners in proportion to their capital. मतलब insolvent वाले से ना हम लेंगे पैसे ना हम उसको देंगे. The deficiency of the capital of insolvent partners will be distributed among the solvent partners in the ratio of their respective capitals. फिर बाकी सबके ratios में तुम लोगों ने practical questions किए हैं इसके, पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए, तो उसमें यही सब तो है, उसमें पूरा पूरा वही उसी का थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसमें यही होता है कि ए बी सी डी पार्टनर है, डी इंसॉल्वेंट हो गया तो ए बी सी का रेशियो निकालते हैं हम और फिर उसमें सब डिवाइड करते हैं, वही चीज को थ्योरी पढ़ रहे हैं बस। अब लास्ट है गुडविल, सबको पता है गुडविल क्या है, कि इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, गुडविल पार्टनरशिप ने कमाई होती है। अब गुडविल सब पार्टनर्स के नहीं ना होके वो एक फर्म की होती है। ठीक है, तो उसको भी आप बेचते हो और फिर उसमें से जो पैसा आता है और डेटर्स को क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते हो। इफ अ गुडविल इज, ऊपर गुडविल का मीनिंग दिया है, ठीक है वो रीड करना। इफ अ गुडविल इज सोल्ड एंड देयर इज नो अग्रीमेंट एज टू इट्स डिस्पोजल, मतलब कि डिस्पोज ऑफ करने का कोई अग्रीमेंट नहीं है गुडविल को, एनी पार्टनर कैन कैरी ऑन द बिजनेस प्रोवाइडेड दैट बाय डूइंग सो ही डज नॉट एक्सपोज फॉर्मर पार्टनर्स टू लाइबिलिटी। अभी क्या हुआ, तुम सबका पार्टनरशिप बंद हो रहा है पर एक गुडविल कमाई थी, एक नाम कमाया था, कितनी बड़ी फर्म है। ठीक है, सब पार्टनर्स डिसॉल्व हो रहे हैं, एक पार्टनर ने बोला कि मैं तो चलाऊंगा बिजनेस, तुम लोगों को जाना है ना, तुमको छोड़ना है ना तुम छोड़ो, मैं तो अपनी पार्टनरशिप में बढ़िया चलाऊंगा। तो क्या होता है कि वो पार्टनर चला सकता है पर फॉर्मर लाइबिलिटी, इसके बाद जो भी वो लाइबिलिटी लाएगा, ठीक है, उसके लिए तुम सबको बाकी लोगों को लाइबल नहीं ठहरा है। ठीक है, but if by agreement goodwill is assigned to any person he can restrain partners explain in the next part। अभी हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं, मतलब अगर आपने अग्रीमेंट में किया है कि भाई गुडविल तू रख ले किसी एक पार्टनर को, तो क्या होता है। Sale of goodwill, where goodwill is sold either to partner or to an outsider, the value is divisible among the partners in the same manner as they share profits and losses unless otherwise agreed। Actually पार्टनरशिप में ना सब कुछ डीड में होता है। कभी भी कोई भी पार्टनर मेरे पास आता है ना कि यार अभी रिसेंटली एक, अब बेचारे का अभी भी नहीं सॉल्व हो पाया है, उसके केस में कैसा था, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर फर्म खोल ली, एलएलपी खोल ली। अब उसमें क्या हो रहा है, जैसे जितनी भी फाइलिंग्स करनी होती है, जितने भी सबमिशंस होते हैं ना, उसमें एक ही पार्टनर आके आता है, दूसरा वाला ना साइन कर रहा है ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, वो एक्चुअली साइनिंग बहुत जरूरी होती है बोथ द पार्टनर्स की, बहुत जगह ऐसा होता है जितने पार्टनर्स है सब साइन करके दें, तो वो इतना साइन कर रहा है तो फिर उसकी फाइलिंग्स नहीं हो पा रही थी, वो इतना परेशान, उसने बोला मैम प्लीज आप कैसे भी करके बंद करा दो, मेरा बहुत खर्चा हो रहा है इस चक्कर में। वो हर पॉसिबल के एक्सपेंस पे करने रेडी था। उसके पार्टनर को मैंने कॉल किया कि मैं इस पर्सन के एडवोकेट बोल रही हूँ, आप प्लीज थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, मैं एक्सपीडिएटली इसे खत्म करना है। वो मेरी भी नहीं सुन रहा, उसको कोई मतलब नहीं, थर्ड पार्टी आके ज्ञान दे, उसको कोई मतलब नहीं। वो पर्सन ने बोला आप मेरी बंद करो। उसके अग्रीमेंट में एक्सपेल होता है, एक्सपेल ऑफ अ पार्टनर, तो एक्सपेल ऑफ अ पार्टनर में भी लिखा था कि जब तक सबकी कंसेंट होंगी ना तब हम उसको एक्सपेल कर पाएंगे। एक्सपेल यानी रिमूवल, तो वो उस पार्टनर को रिमूव करके री एंटर भी नहीं कर पा रहा था। अब मैंने बोला कि इसमें पॉइंट पकड़ा है मैंने एक्सपेल करने का कि कंसेंट, आप उसकी कंसेंट ना लेके एक अग्रीमेंट में साइन करा लो, वो कंसेंट हो गई। वो उस अग्रीमेंट में भी साइन करने रेडी नहीं है,
उसकी एलएलपी अभी भी ऐसे की ऐसी ही चल रही है। उसका पार्ट, क्योंकि आप अग्रीमेंट में लिख दो, किसी एक पार्टनर को इतनी अथॉरिटी दे दो, फिर कि भाई कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग ऐसी सिचुएशन आए तो डिसीजन मेकिंग किसके पास होगी। तो बीइंग प्रोफेशनल, तुम्हारी जब पास कंसल्टेंसी आती है, अग्रीमेंट्स आते हैं या पार्टनरशिप डीड आती है, तुम्हारी स्टडी उस अग्रीमेंट को इस लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल का तुमने एक्ट पढ़ा है, कि भाई कोई इंसॉल्वेंट होगा तो कैसे होगा, क्या करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तब ऑब्वियसली आप दोबारा लॉ पढ़ने जाते हो कि क्या लिखा है एक्ट में। पर माय पॉइंट इज कि ऐसा होता है कि जो आप डीड में लिखते हो ना, सिर्फ वही चलता है। लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपेरेटिवली डीड से। डीड में जो बात लिख दी ना वो मान लेते हैं, भले लॉ में कुछ भी लिखा, ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि डीड की टर्म्स एंड कंडीशंस हमने पढ़ी थी, डीड में क्या 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 आता है, सारे पॉइंट्स, वो अगर पॉइंट्स आपने अपने टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिए तो वो वैलिड है, तो उसी में आप जीत जाओगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, गुडविल सेल कर दी। तो द राइट ऑफ द बायर एंड सेलर ऑफ द गुडविल आर एज फॉलोज। दो राइट्स है, बायर्स राइट और सेलर्स राइट, जो गुडविल खरीद रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कंटिन्यूस बिजनेस, वो बोल देगा कि मैं ही बिजनेस चला रहा हूं, मुझे नहीं पता बाकी पार्टनर्स चले गए। मेंटेन एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द फर्म नेम, क्योंकि उस पर्सन ने गुडविल खरीदी थी तुम सबसे, तो वो पर्सन आराम से बिजनेस चला सकता है, फर्म का नाम भी यूज कर सकता है। सॉलिसिट फॉर्मर कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस एंड रिस्ट्रेन द सेलर ऑफ द गुडविल फ्रॉम डूइंग सो। इसका मतलब है अब वो जितने कस्टमर्स बनाएगा तो वो बना सकता है, प्लस जिसने उसको बेची उसको रोक सकता है। अब ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा नाम है, ये गुडविल मेरी है, तुम मेरे कस्टमर्स को नहीं खरीद सकते। ठीक है, सेलर्स का द वेंडर में एंटर इनटू कंपटीशन विद द परचेजर अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय द वैलिड रिस्ट्रेन क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब लोग इसके पास भी आएंगे, ठीक है, जिसने गुडविल बेची है, तुम सबके पास भी आएंगे ना कस्टमर्स, तो तुम्हारे पास राइट है बस तब कि तुम इन लोगों के साथ, जैसे कोई पैसा मांगने आ रहा है तुमसे, तुम बोल दोगे कि मैं अब नहीं हूं उस बिजनेस में, उसके पास जाओ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, मैंने गुडविल उस पर्सन को बेच दी है। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा है रजिस्ट्रेशन कराना फर्म का कंपलसरी नहीं होता है, पर आप कराते हो तो आपको कुछ फायदे होते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब फी में आपको नेम ऑफ द फर्म, प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस, अदर प्लेसेस जहां आप बिजनेस इसका होल्ड करोगे, डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन, द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितने टाइम तक आपकी पार्टनरशिप चलेगी। ये सब पार्टनर्स मिलके साइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसमें विटनेस के साइन होंगे और फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नीचे वही लिखा है कि कंपलसरी नहीं है बट कुछ डिसलाइबिलिटीज होती है अगर आप नहीं कराते हो तो। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, देखो पहला है, फर्स्ट पॉइंट में बताती हूँ कि आप किसी भी पार्टनर को रोक नहीं सकते। मतलब कि एक एक सिंपल चीज, क्या फर्म कोर्ट में जा सकती है? नहीं जा सकती ना, अगर रजिस्टर्ड नहीं है। क्या पार्टनर्स कोर्ट में सूट फाइल करने जा, रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर्स भी नहीं जा सकते, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इनके बिहाफ में कोर्ट केस फाइल कर सकती है क्या? पार्टनर्स के खिलाफ कर सकती है क्या? अब पार्टनर्स एज एन इंडिविजुअल केस फाइल कर सकते हैं, पर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला है प्लेसेस अ बार ऑन द राइट। बार ऑन द राइट यानी हमने रोक दिया आपके राइट में, ऑन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म टू सू ईच अदर or the firm for enforcing any right arising from a contract. The firm is not registered. The person suing is or has not been shown in the register of firms as the partner of a firm. अब registered ही नहीं है तो कैसे प्रूव करोगे ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें देखो मेरा नाम लिखा है, इस पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया, आप नहीं बोल सकते। दूसरा है places a bar or institution of a suit by or on behalf of a firm against a third party. आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी जाके सूट फाइल नहीं कर सकते। अभी क्या था, एक दूसरे के खिलाफ पार्टनर्स, और अब किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ। फिर देयर इज नो बार, अब आ गया नो बार, अभी तक बार था। नो बार ऑन द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू सू द फर्म और एनी पार्टनर, तो अलाउज द फॉलोइंग सूट, कि डिसोल्यूशन के लिए वो सूट फाइल कर सकता है, बकवास समय डिसॉल्व कराओ तो उसने सूट फाइल कर दिया। ठीक है, फॉर रेंजिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व फर्म, उसको चेक करना है आपके अकाउंट्स। ठीक है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये एक्चुअली ना द एक्ट्स अलाउ द फॉलोइंग सूट है, यहां पे आपका पॉइंट खत्म हो जाता है।
ठीक है, थर्ड पार्टी तो एनी विच वे आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, लेकिन आप लोग मिलके भी कोर्ट में जा सकते हो डिसॉल्व कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स कराने के लिए, रेंडरिंग ऑफ अकाउंट्स कराने के लिए, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी बिकवा दो, हमें खत्म हो रहा है, तुमको नहीं आता ना वो करते, तो तुम कोर्ट गए हो कि ये हमारे पास पैसा जमा हो गया, ये सब वापस हमको बेचना है, तो कोर्ट की हेल्प के थ्रू आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट एक्सीड, अभी भी 100 रुपीज में जी रहे हैं ये लोग, ठीक है। भाई कोई पैसा लेना है जो 100 रुपए से ज्यादा का नहीं है। फिर द प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग इंसिडेंटल और अराइजिंग फ्रॉम अ सूट और क्लेम फॉर नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज इन वैल्यू, मैं बता देती हूँ इनके मतलब क्या। अ सूट बाय अ फर्म विच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन टेरिटरीज विच into which Indian Partnership Act extends. अब a suit for a realization of a property of an insolvent partner. A suit by a firm whose place of business are situated in areas which are exempted from application of Chapter 7 of Partnership Act. ये सारे points क्या बता रहे हैं? बोर हो गया? ये सारे पॉइंट्स हमको क्या बता रहे हैं कि आप सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो आप बीइंग पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, ये देखिए कि एक्ट आपको ये वाले सूट फाइल करने अलाउ कर रहा है। आप ईच अदर नहीं करो, फर्म के अगेंस्ट मत करो, फर्म के बिहाफ मत करो, पर अपनी बिजनेस खत्म करने के लिए। अब क्या होता है, थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो आप अपियर तो होगे ना, तो वो आपको अलाउ इतना तो करेगा ना, ऐसा थोड़ी थर्ड पार्टी ने कर दिया तो बंद हो जाएगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, इतना बुरा नहीं करता है एक्ट। जब वो आपको कह रहा है कंपलसरी नहीं है, तो कुछ चीजें वो आपको अलाउ कर रहा है, जैसे थर्ड पार्टी ने आपके लिए किया है, तो आप क्लेम फाइल करने के लिए अपनी एप्लीकेशन भी दे सकते हो, अपने आप को गुड ठहराने के लिए कि मैंने जो एक्ट किए वो गुड फेथ में किए, उसके लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एक्ट आपको इस चीज के लिए अलाउ करता है। अब बस खत्म तो हो गया एक्ट 100। अरे वो बहुत पुराना एक्ट है ना, वो बस लिख रहे हैं कि अगर आपका कोई सूट और क्लेम है जो 100 रुपए से कम का है, कह रहे हैं नॉट एक्सीडिंग 100, तब आके आप अपियर हो सकते हो। तो मतलब अब आप अपियर नहीं हो सकते क्योंकि अभी तक वो 100 वाली चीज अमेंड नहीं की गई है। इसके बाद देखो लास्ट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। सूट फॉर लिबल एंड स्लैंडर, इसमें बस ये एक चीज अलाउड की कि कोई आपकी बेइज्जती करे, मुंह पे आपको गंदा गंदा बोले, तो आपको केस फाइल कर सकते हो। तो पार्टनर्स अपने नाम पे इंडिविजुअली जा सकते कि यार हमें हमारे साथ ऐसा, डेफेमेशन सुना है, वही वो सब नहीं अलाउड है। तो लिबिल और स्लैंडर, स्लैंडर वर्ड्स को हम गाली बोलते हैं ना, वो अगर कोई आपके साथ करता है तो आप सूट फाइल कर सकते हो। लिबिल, लेबल नहीं।